गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग होमवर्क वाला डे 18 में प्रोग्रेसिव वेव का रिवीजन करेंगे। उसके पहले तुमको ये बता दें कि प्रोग्रेसिव वेव वाला जो चैप्टर है उससे हमेशा जो क्वेश्चन आया वो एक तो आया फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस बताओ, दो वेव दी रहेंगे और फेज डिफरेंस पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, एक फेज से दूसरे फेज को घटा देंगे। इसके पहले ये काम करने से पहले दोनों इक्वेशन साइन में या दोनों इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट करनी चाहिए। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि साइन की इक्वेशन को साइन में बना रहने दो और कॉस की इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस की इक्वेशन को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि a1 साइन और kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए और सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करिए साइन में। तो cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ये किया और देखिए प्लस पाई बाई 2 कर दिया। अब दोनों इक्वेशन साइन में जब कन्वर्ट हो गई तब हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर एक इक्वेशन साइन और एक इक्वेशन कॉस में है तो हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों इक्वेशन साइन में या दोनों इक्वेशन कॉस में होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन तो देखिए प्योर साइन में है, लेकिन आइए इस सवाल को और अच्छा कर देते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर प्लस पाई बाई 6 और कर देते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, तो ये इक्वेशन प्योर साइन में और ये इक्वेशन कॉस में। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया बताओ, पाई बाई 2 जोड़ दिया। अब हम फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, बड़े से छोटा घटा लेंगे जिसका फेज ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 6 है, तो ये फेज छोटा है, ये फेज बड़ा है। तो बड़े से छोटा घटा लेंगे और अगर कभी गलती से छोटे से बड़ा घट भी जाए तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फाई 2 माइनस फाई 1 जब करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा बताइए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। कितनी आसानी से क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो रहा है। तो ये क्या होगा बताइए, 3 पाई और ये होगा पाई, यानी कि 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 यानी कि आंसर होगा पाई बाई 3 और यूनिट होगी रेडियन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये जो भी चीज़ें होती हैं वो रेडियन में होती हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव वेव में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस में एक तो ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ये का मतलब ये हो गया कि ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरी बात हमने ये देखा कि प्रोग्रेसिव वेव वाले चैप्टर से इस फार्मूले पर क्वेश्चन बहुत बार आया और वो क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के खूब इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा के को निकालने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा का इस्तेमाल खूब हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रेसिव वेव से बड़े ही लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड जगहों से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी जगह मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप PYQ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई में जो यहाँ पे कहा जा रहा है वही तो है, ठीक है ना। इस पर बेस क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पर बेस क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेव की वेलोसिटी है, वेव की फ्रिक्वेंसी है, वेव की वेवलेंथ है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि किसी वेव में, मान लीजिए कोई साइन वेव है, साइन वेव मान लो रस्सी है कोई और रस्सी में ये वेव है, ठीक है ना। ये वेव रस्सी को ऐसे हिला देंगे, यहाँ बंधी रहेगी और एक तरफ से हम लोग ऐसे पकड़ के इसको इस प्रकार से हिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक वेव बनेगी और कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पर है, इसको मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा, और हाँ ए से ओ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ओ से बी तक जाने में, बी से ओ तक वापस आने में, और ओ से ए तक जाने में, और पूरा ए से ए जाने में। तो ये टाइम मालूम है कितना होता है, t/4 होता है। और ये अगला टाइम भी t/4 होता है, फिर ये टाइम भी t/4 होता है, ये टाइम भी t/4 होता है। इस प्रकार से पार्टिकल ए जो होता है वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से ए तक का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा t होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक आने में t/4, यहाँ से यहाँ तक आने में t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक t/4, यहाँ से यहाँ तक t/4,
इस प्रकार से ए से ए तक पार्टिकल को पहुंचने में पूरा समय लगता है 4 बार T/4, यानी कि पूरा T टाइम लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी जगहों से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। V बराबर F लैम्डा का बहुत ही अच्छा प्रयोग करवाते हैं। जैसे कि कोई गैस है, ये देखिए कोई गैस है और उसके बाद ये कोई मेटल है, तो आप तो जानते हैं कि गैस में साउंड धीमे चलती है। ये देखिए इसकी वेलोसिटी यहाँ V1 होगी और मेटल में साउंड बहुत तेज चलती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है। तो इस समय वेव की वेलोसिटी गैस में कम और मेटल में ज़्यादा होगी, जबकि फ्रिक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी। एक वेव अगर गैस से मेटल के अंदर एंट्री करती है तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती। डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें फ्रिक्वेंसी चेंज होती हुई लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, जो हम लोग निकालते हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी। जो मेन फ्रिक्वेंसी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो ऑब्जर्वर तक पहुंचती है वो बदल के पहुंच जाती है। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। वो आपके कोर्स में है नहीं। इस प्रकार से पूरी फिजिक्स में फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हुई, चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो या रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, मीडियम बदलता जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, V1 = F लैम्डा 1, और यहाँ पर बताओ V2 = F वही रहेगा और वेवलेंथ बदल जाएगी। हाँ, मीडियम बदल जाने से वेलोसिटी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं होता। जब मीडियम बदलता है किसी जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यानी कि V जो होता है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो मेटल के अंदर जाने पर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। आपको वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए। एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है और उसकी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, वेवलेंथ कहते हैं। अगर हम इसको हम x माने तो ये जो x है वो लैम्डा के बराबर होगा। ये एक वेव की लेंथ है। जैसे कहा जाता है कि 10 वेव 4 मीटर पे हैं, 10 वेव 4 मीटर पर हैं, तो वेवलेंथ फाइंड करो। तो 10 वेव कितने मीटर पर है बताइए, 4 मीटर पर। तो आप कहेंगे एक वेव कितने मीटर पर होगी, 1 वेव कितने मीटर पर होगी, बोलिए 4/10 मीटर पर। और यही क्या कहलाएगी, बोलो वेवलेंथ बोली जाएगी। तो इतना रिवीजन अगर आपने कर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इतनी बातों को केवल करके आप पूरे चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात ध्यान से सुनिए। और हर लेक्चर में हम इसी प्रकार की बातें करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें हम लोग करेंगे दो मतलब प्रोग्रेसिव वेव 1 करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव 2 करेंगे, और दोस्त पढ़ी तो हम लोग प्रोग्रेसिव वेव 3 भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में 1 2 3 3 पार्ट में किया था। तो वैसे तो प्लान 2 पार्ट का है, लेकिन अगर दोस्त पढ़ती है तो हम इसको तीसरे पार्ट तक भी ले जाएंगे। और इन 3 पार्ट को देखकर समझकर अगर आपने देख लिया कि किस प्रकार के फॉर्मूले हमेशा से, किस प्रकार के फार्मूलों पर क्वेश्चन हमेशा से आया है, तो उतना तैयार करके आप इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में सक्सेसफुली एग्जाम में सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। दो वेव हैं जिनमें एक साइन फॉर्म में है और दूसरी देखिए कॉस फॉर्म में है, और हमको फेज डिफरेंस बताना है। तो y1 को तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन y2 को थोड़ा चेंज कर दीजिए। y2 को चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि एक साइन में दूसरा कॉस में। तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ω t + kx, और प्लस हम क्या करेंगे बोलिए π/2 करेंगे। इस प्रकार से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी साइन में कन्वर्ट हो गया। और अब उसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। तो डेल्टा फाई = φ2 - φ1। तो जब आप φ2 - φ1 करेंगे तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर π/2 और वहाँ पर 0.57। so this is 3.14/2 and this is 0.57. So this is 1.57 minus 0.57, यानी कि फेज डिफरेंस आ गया 1 रेडियन। 1 रेडियन का फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस रेडियन के बजाय डिग्री में पूछा जाए तो क्या करेंगे,
रेडियन को, हाँ रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए बदल गया डिग्री में। ध्यान रखेंगे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए रेडियन में था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये फेज डिफरेंस डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलें। Sound wave travel at 350 meter per second through a warm air and 3500 meter per second through a brass. ब्रास मेटल है और मेटल में साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए गैस है और ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया है ब्रास यानी कि मेटल। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए साउंड की वेलोसिटी कम रहेगी और यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि सवाल में दिया भी हुआ है। लेकिन वेव की वेलोसिटी अगर यहाँ पर f, फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पर f है तो यहाँ भी फ्रिक्वेंसी f ही रहेगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताइए जब ये वेव ब्रास के अंदर चली गई तो वेवलेंथ कितने फैक्टर से बढ़ गई, कितने फैक्टर से बढ़ गई। फैक्टर का मतलब होता है रेशियो। ना वेवलेंथ कितनी बढ़ गई मतलब अंतर निकालो, मतलब λ2 माइनस λ1। यहाँ पर वेवलेंथ λ1 और वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेवलेंथ λ2 और वेलोसिटी v2। तो अगर कहा जाए वेवलेंथ कितनी बढ़ गई यानी कि अंतर निकालो, और अगर कहा जाए वेवलेंथ कितने फैक्टर से बढ़ गई तो रेशियो निकालो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना जरूरी बात है, गलतियां हो जाती हैं। तो हम लोग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं गैस में इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। v1 इज इक्वल टू f λ1। तो यहाँ पर वेलोसिटी है 350 और फ्रिक्वेंसी है 700 हर्ट्ज। λ1 निकालेंगे, λ1 इज इक्वल टू 350 बाई 700 यानी कि 1/2 मीटर। ठीक है ना, अब हम लोग ब्रास में यानी कि मेटल में यही काम करने जा रहे हैं। ब्रास में v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 3500 है, फ्रिक्वेंसी 700 है और वेवलेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं और λ2 इज इक्वल टू 35/7 यानी कि 5 मीटर। ठीक है ना, और अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो λ2/λ1, जहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी मेटल के अंदर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। तो λ2/λ1 इज इक्वल टू 5/1/2 यानी कि 10, यानी बाद वाली वेवलेंथ पहले वाली वेवलेंथ का 10 गुना। इसी को बोलते हैं कितने फैक्टर से बढ़ गई, फैक्टर से बढ़ गई। अगर ऐसा कहा गया है तो रेशियो निकालो और λ2 को λ1 से रिलेट करो तो ये फैक्टर बन जाएगा। और अगर ये पूछ कहा जाए कितनी बढ़ गई, कितनी वैल्यू बढ़ गई, फैक्टर नहीं वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो फिर डिफरेंस निकालो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, नहीं कठिन नहीं कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन अपना देखते रहना। ठीक है ना, इंक्रीज बाय फैक्टर 20, इंक्रीज बाय फैक्टर 10। ठीक है, सही ऑप्शन लगा दिया हमने। A wave in string has an amplitude 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर। और क्या कह रहे हैं, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कि के एक्स का साइन और ओमेगा टी का साइन उल्टा होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता और ये भी आंसर हो ही सकता, दो तो ऐसे ही काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव जाती है उसमें के एक्स वाला फैक्टर पॉजिटिव तो ओमेगा टी वाला फैक्टर नेगेटिव होता है। जैसे देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही होती है। ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये रिविजन के जो लेक्चर्स हैं इनको देख कर आप ये सब चीज़ें समझ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है ना, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वेव की जो स्पीड है वो 128 मीटर पर सेकेंड है, ये वेव की स्पीड है। और 5 वाइब्रेशन
5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। तो हमें इक्वेशन ऑफ वेव फाइंड करनी है। जरा ध्यान दीजिए क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि 5 कंप्लीट वेव, 5 वेव्स कितने मीटर पर हैं? 4 मीटर में है। तो एक वेव कितने मीटर में होगी और 1 वेव जितने मीटर में होगी उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। 4/5 यानी कि 0.8 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका वेवलेंथ। वेव की इक्वेशन लिखने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो k चाहिए, दूसरा ओमेगा चाहिए। ये है प्रोपगेशन कांस्टेंट और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो लैम्डा क्योंकि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, इसलिए हम लोग k को फाइंड कर लेंगे तुरंत। k फाइंड करने का फॉर्मूला 2π/λ। तो ये हो गया 2π और वेवलेंथ है 0.8, तो 0.8 हो गया। तो ये बन गया आपका 8 20/8। 2.5 इंटू पाई मतलब 3.14। ये देखिए 7.85, ठीक है ना। ये आ गया प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो वेव की वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के मोस्ट यूजफुल फार्मूला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो के 7.8 और वेलोसिटी 128, तो ये लगभग इसका 7 गुना करेंगे तो ये लगभग 1006 के आसपास का रिजल्ट आएगा। इतना निकालने के बाद ही आपको आंसर चॉइस कर लेना चाहिए। ये लिखा हुआ है के एक्स माइनस लिखा ओमेगा टी, ऑप्शन डी सही है। इतना करते ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। फालतू में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन में लिखा हुआ है तो क्यों लिखेंगे? अरे भाई ओमेगा कंफर्म कर लिया, के कंफर्म कर लिया, बी का साइन माइनस होना चाहिए। क्यों? जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो बी पे माइनस साइन होता है, और जब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो ये भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। The wave described by y is equal to this। अच्छा, वेव किधर जा रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी से जा रही है हमको ये पता लगाना है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, यानी कि वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो एक तो पहला तुरंत गलत हो गया और चौथा तुरंत गलत हो गया। अब हमको सिर्फ बी और सी में चेक करना है। तो उसके लिए देखिए के की वैल्यू है 10 पाई और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई। पी के बगल में जो लिखा होता है ओमेगा होता है, एक्स के बगल में जो लिखा होता है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट के होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और ये दिया हुआ है 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इस तरीके से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। इतना करने के बाद ही आपको आंसर चॉइस कर लेना चाहिए। पहला और तीसरा तो गलत ही है, छोड़ दीजिए बिल्कुल। और ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज बोलिए? 1 हर्ट्ज। और यहाँ पे और बी में फ्रीक्वेंसी कितनी है? पाई हर्ट्ज। तो बी गलत हो गया। बी और सी में ही एक सही था, बी गलत हो गया और सी बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको वेवलेंथ भी निकालना है, जैसे कि यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में भी बताया गया है, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। 2 पाई बाई के, 2 पाई बाई के का मतलब हो गया 10 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो बताइए? सी ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा है। A transverse wave propagating along x-axis represented by this।
स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना है। स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। मैंने कहा भी था आपसे कि ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल हुआ है इस चैप्टर में। तो ओमेगा p के बगल में देखो ध्यान से 4 पाई और x के बगल में देखो 0.5 पाई, ठीक है ना। तो ये पाई से पाई कैंसिल करेंगे, ये 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही है। p के बगल वाले नंबर को हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और x के बगल वाले नंबर को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी निकालने में इनिशियल फेज का कोई मान तो नहीं है, वेलोसिटी निकालने में ये कतई काम नहीं आएगा। जबकि जब फेज डिफरेंस निकालेंगे दो वेव का तो ये जरूर काम आएगा। A point source emits sound equally in all direction। Point source all direction में साउंड एमिट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए हर डायरेक्शन में साउंड एमिट करता है ये। तो 2 मीटर और 3 मीटर पर वेव की इंटेंसिटी बतानी है। वेव की इंटेंसिटी कैसे निकलती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये देखिए दो जगह हमने बना दी है, एक ए, यहाँ पर इंटेंसिटी I1 है और यहाँ पर इंटेंसिटी I2 है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले देखिए। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी पर सेकंड का मतलब होता है पावर ऑफ सोर्स, सोर्स की पावर अपॉन एरिया। और स्फेरिकल वेवफ्रंट होने की वजह से एरिया 4πr² होगा। ना ये वेवफ्रंट सर्कुलर नहीं है, वो देखने में आपको सर्कुलर लग रहा है लेकिन पॉइंट सोर्स से बॉल जैसा वेवफ्रंट निकलता है। बॉल जैसा मतलब स्फेरिकल, इसका मतलब है पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो होती है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आपको पता होना चाहिए लाइन पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी और r में अलग रिलेशन होता है, लाइन सोर्स के अलग रिलेशन होता है और प्लेन सोर्स के अलग रिलेशन होता है। तो पॉइंट सोर्स के लिए ये रिलेशन सही रिलेशन होता है। ये I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9:4 आएगा। अच्छा सवाल है पॉइंट सोर्स के बारे में। अगर ये बात पता है या ये बात पता है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय, अभी देखिए ये तो इक्वेशन हमारी साइन में है और ये इक्वेशन हमारी किस में बताइए, कॉस में है। तो साइन वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और कॉस वाली इक्वेशन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। केवल y2 को हम चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 करेंगे, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। 100t प्लस x/50 प्लस π/2, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका। और फेज डिफरेंस इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। तो जब φ2 और φ1 माइनस करेंगे तो 100t से 100t और x/50 से x/50 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा केवल ये π/2 बचेगा और 0.5 बचेगा। तो 3.14/2 अपॉन 0.5 यानी कि 1.57 माइनस 0.5। तो जब घटाएंगे 1.07 और यूनिट क्या लिखी जाएगी, रेडियन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनमें कई बार फेज डिफरेंस का क्वेश्चन आया है, कई बार इक्वेशन लिखने का क्वेश्चन आया है, कई बार v इज इक्वल टू ω/k से क्वेश्चन आया, कई बार v इज इक्वल टू f लैम्डा से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। कई बार फेज डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है। वेव ऑफ एम्पलीट्यूड इतना, वेलोसिटी वेवलेंथ दी हुई है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो हमें वेव की इक्वेशन को बताना है।
वेव की इक्वेशन बताना है। v इज इक्वल टू वेवलेंथ दी हुई है, आसान है। पहले एंगुलर वेलोसिटी निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उससे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा बाई के से भी हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के से भी हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा, सो इट इज 2 पाई बाई वेवलेंथ कितनी है 60 मीटर, सो दिस बिकम पाई बाई 30। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट आ गया। और अब एक फॉर्मूला और इस्तेमाल कर लीजिए, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के वी, सो के इज पाई बाई 30 एंड वेलोसिटी इज 360। ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 पाई। इतना होने के बाद आप इक्वेशन को बड़े आराम से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 0.2, उसके बाद साइन ओमेगा टी पहले लिखवाना चाहते हैं तो ओमेगा ये हो गया टाइम माइनस के एक्स, के की वैल्यू पाई बाई 30, और साथ में आ गया x। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो खैर चलिए पाई को बाहर निकाल लीजिए या 2 पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो 0.2 साइन 2 पाई को बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ पर 6t बचेगा और यहाँ पर 1/60x आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। 2 पाई को बाहर निकालने से हम सही ऑप्शन पर पहुंच रहे हैं, केवल पाई को बाहर निकालने से हम सही ऑप्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने 2 पाई को बाहर निकाला और हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वेव की इक्वेशन दी हुई है और वेव की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। इक्वेशन देखकर आप पता लगा रहे होंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट 1/10 है। x के बगल में जो नंबर है वो 1/10 है। अब वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है और k की वैल्यू 1/10 है, तो ये 10 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 1000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी सही है। देखिए कितनी बार ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, कितने बार इस फार्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है, इस बात पे गौर करिए जरा। और कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेव की इक्वेशन लिखिए, कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फेज डिफरेंस निकालिए, और कितनी बार v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का इस्तेमाल हुआ है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज ना करें। फ्रिक्वेंसी फर्स्ट मीडियम में v1 बराबर एफ लैम्डा 1 और सेकेंड मीडियम में v2 बराबर एफ लैम्डा 2। f1 f2 मत करिए, वही एक वेव है और एक वेव जब एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाती है तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। एक साइनोसॉइडल वेव है, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए जरा देखिए, ये एक साइनोसॉइडल वेव है। साइनोसॉइडल वेव को जरा एक बार बना के देखें। ये देखिए ये साइनोसॉइडल वेव है। एक पार्टिकल को पॉइंट ए से मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है, बोलो t/4। तो जिस टाइम ए से ओ तक आने का टाइम कितना होगा, t/4 होगा। और ये टाइम क्वेश्चन में 0.17 दिया हुआ है। क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हम t को 1/f लिखेंगे। इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/0.17 इंटू 4 आ जाएगा, 6.8, 1/6.8 करेंगे। ओके 1/6.8, 1 पॉइंट समथिंग, ऑब्वियसली 0.68। देखिए ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 आएगा, पहले 1 बार जाएगा। तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। पहले 2 बार जाएगा नहीं,
पहले 1 बार जाएगा, इसी से पता लग जाता है कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो सॉरी, तो प्रोग्रेसिव वे में हम लोगों ने अपना ये 10 क्वेश्चन का एक काम था वो कर लिया, और अब ऐसे ही हम लोग 2 रिवीजन लेक्चर और करेंगे, और पूरा प्रोग्रेसिव वे से जितना क्वेश्चन आ सकता है, जितने प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग तैयार करेंगे। तो बहुत ध्यान से इन छोटे छोटे लेक्चर्स को देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए तैयार करिए।